देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो खबर जो आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। रुड़की में शादी समारोह के दौरान फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक तमंचे से फायरिंग करता नजर आ रहा है। जरा सोचिए कि अगर तमंचे से निकली गोली किसी को लग जाती तो क्या होता। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। ये वायरल वीडियो ढंढेरा का बताया जा रहा है, लेकिन एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो पुलिस वीडियो की जांच कर रही है, लेकिन देखिए हर्ष फायरिंग शादी के दौरान कितनी भारी पड़ सकती है वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। युवक ने तमंचे से फायरिंग की है और फायरिंग का जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि यहाँ पर गनीमत ये रही कि ये जो गोली है वो किसी को लगी नहीं, लेकिन सोचिए कि अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार होता। ये जो वायरल वीडियो है ये ढंढेरा का बताया जा रहा है। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो को आधार बनाकर पुलिस जांच में जरूर जुट गई है। बढ़ते आगे, अब सियासी खबरों का रुख करते हैं। 29 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ना अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय कर पाई है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष। सत्र की शुरुआत होने में समय भी कम रह गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस आखिरकार देरी क्यों कर रही है। 29 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, मगर अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। सियासी गलियारों में सवाल ये है कि क्या प्रीतम सिंह के अनुभव को देखते हुए उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा या फिर किसी दूसरे नेता को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तराखंड में महज 19 सीटों पर सिमटकर आई कांग्रेस के अंदर नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी भी पशुपेश की स्थिति देखी जा रही है। जबकि उत्तराखंड में 29 तारीख से विधानसभा का सत्र होना है। अभी पार्टी का कहना है कि जल्द ही विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें नेता सदन चुना जाएगा। हालांकि नेता सदन को लेकर अंतिम मुहर हाईकमान को ही लगानी है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में फिलहाल दो नाम सबसे आगे हैं। प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य में से किसी एक नेता को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। अटकलें हैं कि गणेश गोदियाल को बहुत कम समय मिला, ऐसे में उनको दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इसके साथ ही खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी, अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी, पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी के नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। मैं समझता हूँ वो जल्दी ही अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, पार्टी हाईकमान को देंगे और जल्दी ही नए अध्यक्ष का भी और नए नेता प्रतिपक्ष का भी फैसला आपके सामने आएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है, पार्टी हाईकमान ने तय करना है और ये फैसला जल्दी हो जाना चाहिए। पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है कि फैसला कब होगा। विधानसभा सत्र में समय कम बचा है। माना जा रहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हुआ तो कांग्रेस किसी अनुभवी विधायक को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो विधानसभा सत्र तक भी नेता प्रतिपक्ष के तय होने के आसार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी किसी अनुभवी विधायक को नेता सदन की जिम्मेदारी दे सकती है। मजबूत विपक्ष की भूमिका का दावा करने वाली कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चयन कब तक कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर होमवर्क पूरा कर लिया है। जल्द ही मंत्रियों को विभाग बंटने की उम्मीद है। धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च को 8 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। कई दिन बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा की है। मैं पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए गए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी मंत्री अभी खाली है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले मंत्रियों का कहना है उनको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। मैं मानती हूँ
हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और बहुत जल्द इस संदर्भ में भी मैं समझती हूँ कि निर्णय हो जाएगा और हम सब लोग अपने अपने विभागों के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देंगे। मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। विधानसभा सत्र है तो अब विलंब नहीं होगा और जहाँ तक चॉइस का सवाल है, मुझे जो भी दायित्व जो भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री देंगे मैं उसको निष्ठा और ईमानदारी से सुलभता से अच्छे रूप में चलाने का प्रयास करूँगा। हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर सियासी तीर दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कई मंत्रियों की बड़े विभागों पर नजर है, जिस वजह से विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है। जो सीनियर मंत्री है उनमें आपस में पदों को लेकर बहुत बड़ी राड़ है और वो चाह रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पद मिले। अच्छा, अब ऊर्जा का सवाल है, पीडब्ल्यूडी का सवाल है और भी कई ऐसे विभाग है जिन पर जो है मंत्रियों की नज़र है, तो उसी पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए 4 दिन होकर मुझे नहीं लगता भी 1-2 दिन और कुछ होने वाला है। हालांकि सीएम कह रहे हैं विभागों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ उनकी टीम के 8 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कई दिन हो चुके हैं मगर मंत्रियों के विभागों को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। माना जा रहा है जिन पुराने मंत्रियों को रिपीट किया गया है उनके पास पूर्व में रहे विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं धामी सरकार में शामिल हुए 3 नए मंत्रियों को कौन से विभाग मिलेंगे, इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। और रितु खंडूरी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद रितु खंडूरी शहीद स्मारक पहुंची। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रितु खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहूत देने वाले राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान प्रदेश हमेशा याद रखेगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत के बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला बार बार उठ रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला बड़ा फैक्टर रहा। रुड़की दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता अकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस उनके बयान से नहीं बल्कि अपने कमियों के चुनाव हारी है, कमियों की वजह से। तो लोग मेरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है हार गई, कांग्रेस हार गई और जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान पर हार गई, वो पहले अपने गिरवान में झांक के देखें कि उन्होंने जो है टिकट को बेचने का काम किया या उन्होंने अपने चापलूसों को टिकट बांटने का काम किया। जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने 5 साल काम किया, उनको दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट बांट दिए गए जो चापलूस थे। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार से शुरू होने जा रही हैं। शनिवार को परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों से 100 गज की दूरी पर धारा 144 लागू कर शिक्षा विभाग को परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन दिया। परीक्षा के लिए 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से इस साल 21 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि नकल रोकने के लिए राज्य, मंडल और जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। इस बार 191 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। इस बार हाई स्कूल में 1,29,785 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि 12वीं में 1,13,170 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हल्द्वानी में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। नैनीताल जिले में कुल 20,800 छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे, जिसे लेकर 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन परीक्षा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक परीक्षा कक्ष में सिर्फ 20 छात्र ही परीक्षा दे पाएंगे। सोमवार से बोर्ड परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। इस बीच चिंता इस बात को लेकर है कि अल्मोड़ा के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या में काफी गिरावट दर्ज हुई है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 3000 से ज्यादा परीक्षार्थियों की संख्या घटी है। साल 2021 की बोर्ड परीक्षा में 20,660 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जबकि इस बार ये संख्या घटकर 17,617 पहुंच गई।
पर्षीय परीक्षा जो हमारी संचार अभी होगी वो 28 मार्च से और 19 अप्रैल तक चलेगी। इसमें वर्ष 2020-21 में जो पंजीकृत बच्चे थे वो हैं 20,660 और इस बार जो है 21-22 में जो पंजीकृत बच्चे हैं वो 17,690 हैं। पर्षीय परीक्षा जो हमारी संचार अभी। उधर पिथौरागढ़ में भी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में बोर्ड की परीक्षा के लिए 94 केंद्र बनाए गए। कक्षा 10 और 12 की परिषदीय परीक्षा में पिथौरागढ़ जनपद में 94 मिश्रित केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सभी केंद्रों में हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। हाई स्कूल की परीक्षाएं पहली पारी में संपन्न हो रही हैं और इंटर की सभी पेपर द्वितीय पारी में संपन्न हो रहे हैं। टोटल 94 परीक्षा केंद्र बने हैं, जिनमें से 24 जो हैं वो संवेदनशील हैं। इन संवेदनशीलता का कारण अत्यधिक एक विद्यालय में परीक्षा केंद्र में अत्यधिक नामांकन परीक्षार्थियों का और अन्य 23 में उनके दुर्गम अप्रोच हार्ड होने के कारण उनको संवेदनशील बनाया गया है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आभार रैली निकाली। इस आभार रैली के जरिए गणेश जोशी में चुनाव में जीत के लिए जनता का आभार जताया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता पारंपरिक ढोल दमाऊ पर थिरकते नजर आए। मसूरी की महान जनता ने मुझ पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है। इसलिए जब मैं यहाँ पर आया तो हमारे कुछ कह रहे थे कि यहाँ पर 2 बार से ज़्यादा कोई नहीं जीतता। जहाँ हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मेथड तोड़ा है कि कहते थे कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। हमने उसको, पुष्कर जी ने जहाँ उसको तोड़ा है, गणेश जोशी ने मसूरी के अंदर ये कहा जाता था कि 2 बार से ज़्यादा कोई नहीं जीतता, हमने उसको तोड़ा है। बीते रोज बाजपुर में हुई घटना को लेकर पूर्व मंत्री अरविंद पांडे अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल लोगों का हालचाल जाना। बीती देर शाम बाजपुर में मजदूरों को लेकर लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हुए। बाजपुर में वाहन के पलटने से कुछ लोग, हम लोगों के परिचित, दिहाड़ी मजदूरी के लिए जा रहे थे। अचानक वाहन के पलटने से 38 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 5 लोग अति गंभीर हैं, जिनको यहाँ काशीपुर सौरका हॉस्पिटल में 5 लोगों को आईसीयू में एडमिट किया गया है। उत्तराखंड में 4 धाम की कपाट खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड के 4 धाम एक बार फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। मई महीने में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन मई को मां गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 6 मई को भगवान केदारनाथ और 8 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी जरूरी आवश्यकताएं होती हैं वो सभी तैयारियां की जा रही हैं और हम निरंतर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी जो टीम है वो केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम जी के वहाँ भी निरीक्षण करके वापस लौट चुकी है और इसके बाद अप्रैल 1 या 2 वीक में हमारी जो अग्रिम टीम होती हैं वो टीम केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी पहुँच जाएंगी और वहाँ पर जो भी ज़रूरी आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करने का लगातार उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। यात्रा के संचालन और मंदिरों के कपाट खोलने को लेकर तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति के लोग भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी जरूरी आवश्यकताएं होती हैं वो सभी तैयारियां की जा रही हैं और हम निरंतर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी जो टीम है
वो केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम जी के वहाँ भी निरीक्षण करके वापस लौट चुकी हैं। और इसके बाद अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में हमारी जो अग्रिम टीम होती है वो टीम केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी पहुँच जाएंगी और वहाँ पर जो भी ज़रूरी आवश्यकताएँ होंगी उनको पूरा करने का लगातार उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे। केदारनाथ धाम में तो मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते से बर्फ भी हटा दी गई है। उधर गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में भी तैयारियां जोरों पर हैं। केदारनाथ जी में काफ़ी बर्फबारी है, कई फीट बर्फ है वहाँ पर जिला प्रशासन और जो डीडीएमए की टीम है वो लगातार बर्फबारी साफ करने में, रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है। और संभवतः बद्रीनाथ जी तक, ये केदारनाथ जी तक मंदिर परिसर के नज़दीक तक उन्होंने मार्ग खोल दिया है, बर्फ़ को काट दिया है। और शीघ्र ही जो मंदिर परिसर है, हमने जिला प्रशासन से और डीडीएमए से अनुरोध किया है कि क्योंकि इस वर्ष मंदिर समिति की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कोरोना काल में काफ़ी कमज़ोर हुई है, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए हमने जिला प्रशासन और डीडीएमए से अनुरोध किया था कि वो मंदिर परिसर और उसके आसपास भी जो भी हुआ है वहाँ पर बर्फबारी अपने स्तर से साफ कराए, तो उन्होंने इस पर सहमति भी दी है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा सही ढंग से संचालित नहीं हो पाई थी, जिस वजह से यात्रा से जुड़े कारोबारी मायूस थे। तो वहीं 4 धाम के दर्शन को आने वाले सैलानी भी भगवान के दर नहीं पहुंच पा रहे थे। मगर इस बार उम्मीद है कि कोविड का संक्रमण आने वाले दिनों में भी कम रहेगा, जिससे यात्रा ठीक ढंग से चलेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। अब वो खबर जो पूरे देश के लिए खुशखबरी लेकर आई है। अमरनाथ यात्रा इस बार हरी झंडी मिल चुकी है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से बंद रही अमरनाथ यात्रा इस साल फिर से शुरू हो रही है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 30 जून से यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है, जबकि इस साल अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी। रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस यात्रा के लिए अगले महीने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से अमरनाथ यात्रा बंद थी। अब कोरोना महामारी के केस काफी कम होने के बाद लोग इस यात्रा के लिए फिर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।